नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है के मीन्स क्लस्टरिंग, और ये के मीन्स क्लस्टरिंग का मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने के मीन्स क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझा था, प्रोसीजर समझ लिया और उसके बाद हमने के मीन्स का एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज एल्बो मेथड। व्हाट इज एल्बो मेथड और एल्बो मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको भी हम समझेंगे और यहाँ पर हम किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं ये अच्छे से आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो के मीन्स क्लस्टरिंग का मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखवाए थे और हमने न्यूमेरिकल भी जो सॉल्व किया था, उसमें अगर आपको याद हो तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ के that represents the number of clusters we have to create in order to divide our complete database। तो k हमको सबसे पहले ही स्टेप में डिफाइन करना होता है कि हम एक्चुअली कितने क्लस्टर्स बनाने वाले। अब यहीं से ही प्रॉब्लम उठती है सबसे पहली बात कि जो डेवलपर है या जो कोडिंग कर रहा है या जो क्लस्टर्स क्रिएट कर रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली मैं k की वैल्यू क्या लेके चलूँ स्टार्टिंग में। क्या मैं k की वैल्यू 2 ले लूँ, वो अच्छा है? क्या कि मैं k की वैल्यू 4 ले लूँ, 7 ले लूँ, 10 ले लूँ, क्या लेके चलूँ? ओके, तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिलता है एल्बो मेथड से। ओके, इसका जो नाम हमने रखा है एल्बो मेथड, ठीक, तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा इसको अभी हम थोड़ा देर बाद देखेंगे जब हम ग्राफ पे आ जाएंगे। एल्बो का मतलब होता है कोहनी फ्रेंड्स, है ना? तो इसका जो फिगर आता है या ग्राफ आता है वो एक एल्बो की तरह ही निकल के आता है, इसको अभी थोड़ी देर हम समझेंगे। तो एल्बो मेथड जब हमें अप्लाई करते हैं तो हम के की, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए इस डेटाबेस से, इसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है फ्रेंड्स कि एल्बो मेथड में जो की वैल्यू आ रही हो हमको वही लेके चलना होता है। हम के कुछ और नहीं ले सकते हैं, आप के उसके आसपास भी ले सकते हैं, ठीक, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट एल्बो मेथड हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देता है कि आपका जो के है वो इसके आसपास रहे तो वो बेटर है। ओके, तो एल्बो मेथड में जो हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। ये हमारा एरर का एक टर्म है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। ओके, दिस इज योर एक्सप्रेशन। इसको जरा एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हियर CJ stands for the centroid of the jth cluster। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि वी हैव n नंबर ऑफ क्लस्टर्स, हमारे पास n क्लस्टर्स हैं और हर एक क्लस्टर में या उस क्लस्टर में हमारे पास कितने m नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास m जो है वो पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हर एक क्लस्टर के साथ अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसमें उतने ही m नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ये हर बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, m। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एक क्लस्टर की अगर हम बात करें तो हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट क्लस्टर। तो हम डिस्टेंस जो है सभी पॉइंट्स का उस क्लस्टर से, उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और उसका स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, समेशन कर लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हम हर बार करेंगे और जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं उन सबका जो ESSE आएगा उन सबको अगेन क्या कर देते हैं, समेशन कर लेते हैं। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ जाती है ESSE की एक वैल्यू आ जाती है जो कि एक पूरे कंप्लीट समेशन होता है कि जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं उसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का हमारे सेंट्रॉइड से, हर एक क्लस्टर के सेंट्रॉइड से डिस्टेंस क्या है उसका हम यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये मेरा कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक क्लस्टर बनाया है और ये जो है मेरा क्लस्टर का सेंट्रॉइड है, पहला क्लस्टर है, ये क्लस्टर का सेंट्रॉइड है। तो मैं क्या करूंगा, इस अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जे की n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो क्योंकि एक ही क्लस्टर है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पर मैं क्या करूंगा 1 से लेकर जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं उन सबको ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे उन सब का डिस्टेंसेस मैं क्या करूंगा
फाइंड आउट करूंगा और उस डिस्टेंसेस को ऐड करके, ओके, डिस्टेंसेस के स्क्वायर को ऐड कर लूंगा, ठीक। तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या बन जाएगी, ई एस एस ई, ठीक है ना, एरर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, ये मेरी इस तरह से एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक। तो भाई ये एक वैल्यू आ गई जब मैंने एक क्लस्टर को कंसीडर किया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, फाइन। मान लीजिए अब की बार मैंने सेम डेटा था, डेटा बिल्कुल इसी तरह का मान लीजिए सेम था, लेकिन अब की बार मैंने एक नहीं, अब की बार मैंने क्रिएट कर रहे हैं मान लीजिए 2 क्लस्टर। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2, तो n की वैल्यू होगी 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 समेशन करूंगा। अब यहां पर हर एक पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, कि पहले वाले केस में जहां पर एक सेंट्रॉइड था, एक क्लस्टर था और एक सेंट्रॉइड था, तो वहां से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूरी पर होगा। लेकिन अब की बार क्योंकि मैंने 2 क्लस्टर बना दिए हैं, तो अब की बार हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार इस केस में जो ई एस एस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। ये जो वैल्यू है ये हर बार कम होती रहेगी जैसे जैसे मैं क्लस्टर्स की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा, ओके। तो अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, तो अब मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं जहां पे एक्स एक्सिस पे मैं लेके चलूं वैल्यू ऑफ के, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और y एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई एस एस, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। तो अगर मान लीजिए मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं, इसका मतलब सिर्फ एक ही क्लस्टर है और एक ही सेंट्रॉइड है, तो ई एस एस की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब देखिए अगर मैं 2 क्लस्टर कर देता हूं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे सेंट्रॉइड से हर एक के, तो इसका मतलब ये जो होगा एरर जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू 3 लेके चलता हूं तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक, जैसे जैसे मैं k की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। एक पॉइंट आएगा फ्रेंड्स जहां पर आप देखेंगे कि k की वैल्यू जो है वो कम डिक्रीज हो रही है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उतने ही हमने क्लस्टर बना लिए। तो जितने पॉइंट्स हैं उतने क्लस्टर्स, इसका मतलब जो पॉइंट है वही क्लस्टर बन गया और वही सेंट्रॉइड भी बन जाएगा। तो डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड द पॉइंट इन अ सिंगल क्लस्टर वो क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स कि अगर मैं k की वैल्यू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से कर देता हूं तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ चली जाएगी। तो फ्रेंड्स जब हम इस फिगर को देखते हैं तो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा एक एल्बो की तरह से, एक हाथ की तरह, हैंड की तरह दिखाई दे रहा होगा, जहां से एल्बो जो है वहां से आपका जो शिफ्टिंग है या जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू वो कम हो गई। पहले सडनली डिक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज जरूर हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है जहां पर एल्बो आती है, मतलब जहां पर हमारी कोहनी रिप्रेजेंट होती है, ये जो वैल्यू होती है ये k की ऑप्टिमम वैल्यू होती है। दिस इज ऑप्टिमम वैल्यू। ये हमको इसके आसपास ही रखनी है या यही रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके आसपास भी रखेंगे तो भी हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बट ये एक हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको एक हम रियलिस्टिक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक्चुअली किया क्या। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक कम्पिटिटिव एग्जाम को हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमने एक कम्पिटिटिव एग्जाम रखा है ऑल इंडिया लेवल का, और अगर मैं उस ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम का सेंटर जो है न्यू दिल्ली बनाता हूँ, सिर्फ न्यू दिल्ली, एक ही सेंटर है और मैंने न्यू दिल्ली बनाया है, तो आप देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग है स्टूडेंट्स की पूरे देश भर में वो ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। मतलब कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट जो है केरला से आएगा, कोई तमिलनाडु से आएगा, कोई जम्मू कश्मीर से आएगा, कोई गुवाहाटी से आएगा, कोई इधर गुजरात की तरफ से आएगा, वडोदरा से आएगा, बहुत जगह से आएंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस जो वो कवर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो वो वाला केस कौन सा हो गया, जब हमने एक सेंटर रखा, मतलब हमने एक क्लस्टर रखा, मतलब सेंट्रॉइड एक है हमारा, ठीक है। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा इजी बनाते हैं बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स ने मान लीजिए अगर कंप्लेंट करी है कि भाई नहीं हमको बहुत दिक्कत आ रही है, ट्रैवलिंग में बहुत पैसा लग रहा है, तो एक काम किया, जो अथॉरिटी थी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि काम करते हमारे स्टेट के जितने भी कैपिटल्स हैं उन जगह भी सेंटर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल भोपाल, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ओके। तो इन जगह पे भी हमने सेंटर्स बनाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, हाँ थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया। अब जो स्टूडेंट मान लीजिए महाराष्ट्र का था, ओके, नागपुर का था, तो उसको नागपुर से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो नागपुर से मुंबई चला जाएगा, फाइन। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट था जबलपुर का था, उसको जबलपुर से अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, उसको भोपाल से उसका काम हो जाएगा। इसका मतलब अब डिस्टेंसेस जो ट्रैवल कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो कम हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि हमने सेंटर्स को इंक्रीज किया। यहाँ पर भी वही वाला केस हो रहा है, जैसे जैसे हम क्लस्टर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो एरर्स हैं, एरर्स बिटवीन द पॉइंट्स एंड द क्लस्टर, वो हमारी क्या होती चली है, कम होती चली जा रही है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए जो एग्जाम अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उन्होंने और डिसीजन लिया और कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करी। उन्होंने किया कि ठीक है अब एक काम करते हैं, हम हर एक सिटीज़ जो हैं हमारे देश के, ठीक, उन सिटीज़ में सेंटर बना देते हैं। अब हर देश के हर सिटी में एक सेंटर होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए और कन्वीनियंट हो गया। उनके खुद के ही शहर में अगर सेंटर है, एग्जाम सेंटर, तो वो क्या करेंगे, फटाक से अपनी बाइक उठाएंगे, स्कूटी उठाएंगे, या हो सकता है मे बी इट इज़ पॉसिबल कि सेंटर जो है एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो वो हाल पहुँच जाएंगे। अब उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है। इसका मतलब अगर पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को हम देखें तो उन्होंने ट्रैवलिंग बहुत कम करी, तो हमारी एरर और कम हो गई, ठीक। अब लास्ट वाला केस समझते हैं। लास्ट वाले केस में क्या हो गया था, हमारे n नंबर ऑफ क्लस्टर्स बन गए थे, जितने पॉइंट्स उतने क्लस्टर्स, तो हर एक क्लस्टर में एक पॉइंट, तो वही पॉइंट भी है और वही सेंट्रॉइड भी है, तो डिस्टेंस बिल्कुल जीरो। ये वाला केस कौन सा बन जाएगा हमारे एग्जाम्पल में, मान लीजिए अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है अब सेंटर्स की जरूरत ही नहीं है, हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आप अपने घर से एग्जाम दे लीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब स्टूडेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से ही एग्जाम दे सकता है। तो बस उसके लिए और कन्वीनियंट हो गया, अब उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया एग्जाम देने के लिए वो जीरो कवर किया। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहाँ पर जो जहाँ पर एल्बो आती है, देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको ये बिल्कुल हाथ की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है एल्बो, हमारे हाथ की जो एल्बो वाला पॉइंट है, जहाँ से पहले तो स्टीप हुआ और फिर एकदम कम डिक्रीज हो रहा है, वो वैल्यू जो है वो वैल्यू हमारी ऑप्टिमम वैल्यू कहलाती है, ओके। ये हमको कि अगर हम यहाँ पे इतना रखेंगे तो हमको मिनिमम एरर आएगी, ठीक है। मिनिमम एरर नहीं, हमारी जो एरर होगी वो ऑप्टिमम आएगी। एरर और भी कम कर सकते हैं, लेकिन हमको उतनी ज़्यादा के की वैल्यू जरूरत पड़नी ही नहीं है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने समझा एल्बो मेथड विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्टिमम वैल्यू या अप्रोक्सीमेट गुड वैल्यू ऑफ के in order to get the how many clusters we are creating in order to divide our complete data set into number of clusters, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो वीडियो सीरीज होगी हमारी, उसको हम इवेल्युएशन पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे वीडियोस में, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नई वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।